हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं एस गौरव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके उसको देखें। इतिहास के शानदार 50 ऐसे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आते हैं, उसका पार्ट 2 भी मैं लेके आने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों, आज का जो क्लास है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का क्लास है महत्वपूर्ण अनुच्छेद से संबंधित, ठीक है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो आपको पता होगा कि हर एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन पूछता है, दो भी पूछ सकता है, तीन भी पूछ सकता है, ठीक है। और इतने ज़्यादा अनुच्छेद हैं कि हमें पता नहीं चलता कि कौन से याद करें और कौन से नहीं याद करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जितने अनुच्छेद बताए हैं ना, आप बस उतना याद कर लीजिए। उससे बाहर किसी भी एग्जाम में एक भी अनुच्छेद नहीं पूछा जाता है, ठीक है। इतने ही अनुच्छेद हैं जो हर एग्जाम में बदल बदल के आते रहते हैं। तो चलिए सीधा क्लास को शुरू करते हैं। अनुच्छेद एक, सबसे पहला हमें याद रखना है। अनुच्छेद एक सबसे पहला अनुच्छेद है दोस्तों, भारत के बारे में बोलेगा। तो बोला है कि भारत जो है वो राज्यों का क्या है, संघ है। अनुच्छेद एक, भारत राज्यों का संघ है। दूसरा याद रखना है दोस्तों हमें इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद तीन, ठीक है। अनुच्छेद तीन क्या बताता है कि भारत की जो संसद है ना, वो विधि के द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकती है, मतलब नए राज्य बना सकती है। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद पाँच। दोस्तों, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो है ना वो नागरिकता से संबंधित है। तो हमें बस इतना याद रखना है कि अनुच्छेद 5 जो है वो नागरिकता से संबंधित है, कि भारत के नागरिक कौन होंगे, कैसे होंगे। नेक्स्ट हमें याद रखना है दोस्तों कि अनुच्छेद 12 से 35 तक बताया गया है कि मौलिक अधिकार के बारे में, ठीक है। और ये मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो एक क्वेश्चन तो ये भी बन गया कि संविधान के भाग 3 में है मौलिक अधिकार। और कितने से कितने अनुच्छेद के बीच है, तो 12 से 35 के बीच में, ठीक है। तो इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं जो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले एक नोट देख लीजिए दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखना है आपको हर हाल में, क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है कि मूल संविधान में, मतलब जिस समय संविधान बन के तैयार हुआ था उस समय टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक मौलिक अधिकार हैं, तो 6। क्या हुआ था ना कि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा एक संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया गया मौलिक अधिकार से, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, और उसके जगह पर क्या किया गया ना कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के जगह अब कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के जगह क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार। कौन से संविधान संशोधन में, 44 में। और इसे अब रखा गया है 300A के अंतर्गत, ठीक है। इसका जो अनुच्छेद है वो है 300A। और ये 44वां संविधान संशोधन किस ईस्वी में हुआ था, तो 1978 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 14। और अनुच्छेद 14 में हमें बस इतना याद रखना है कि विधि के समक्ष समता, मतलब भारत के प्रत्येक नागरिक कानून की नज़र में समान होंगे। चाहे कोई अमीर से अमीर आदमी भी कोई गलती करेगा तो उसको वही सज़ा मिलेगा जो एक गरीब से गरीब आदमी को उस काम के लिए मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में बस हमें इतना याद रखना है कि आप धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, नस्ल के नाम पे इत्यादि के नाम पे आप भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। भेदभाव का निषेध कर दिया गया है अनुच्छेद 15 में, धर्म, जाति इत्यादि के नाम पे। नेक्स्ट है दोस्तों 17। इसको एकदम हर हाल में याद रखना है, घोल के पी जाइए, जो करना है कीजिए, लेकिन याद रखिए क्योंकि बहुत बार पूछा है। अनुच्छेद 17 क्या है, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। आपने देखा होगा छुआछूत। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 18, ठीक है। अनुच्छेद 18 में बस हमें इतना याद रखना है, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, ठीक है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। नेक्स्ट है दोस्तों 19A, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 19A के द्वारा क्या है ना कि बोलने की स्वतंत्रता दी गई है और प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, किसमें, अनुच्छेद 19A में, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 20। और अनुच्छेद 20 हमें क्या देता है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है। बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या देता है हमें, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक है। और दोस्तों ये अनुच्छेद इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक क्वेश्चन इससे बनता है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो आपातकाल में भी लागू रहता है, तो अनुच्छेद 21 ही है जो आपातकाल में भी लागू होता है, क्योंकि आपातकाल भी लगा हो तो हमें अपना जान बचाने का अधिकार है ना। ऐसा थोड़े कि आपातकाल लगा हो तो सबको मार दो, है ना। तो ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें देता है। और अनुच्छेद 21 के द्वारा ही एक और चीज़ दिया गया है कि प्रत्येक सरकार का यह कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध करवाए, ठीक है। ये तो नागरिकों का हक है ना कि उनको अच्छा पर्यावरण मिले कि जहरीला पर्यावरण मिले, सोच के बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 24।
अनुच्छेद 24 जो है ना, ये हमें बताता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप जोखिम वाले स्थान पर नहीं लगा सकते, जैसे कारखाना में, खदान में, इन सब जगह पे हम नहीं लगा सकते 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम पे। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में बस इतना याद रखना है, सब धर्म को स्वतंत्रता है अपना प्रचार प्रसार करने के लिए। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया अनुच्छेद 25 में। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 32। इसको भी याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनुच्छेद 32 को ही अंबेडकर जी ने कहा था संविधान की आत्मा। ठीक है, और अनुच्छेद 32 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 32 में बताया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 36 से लेकर 51। इसमें क्या दिया गया है? नीति निर्देशक तत्व, और यह संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में। तो आप दोनों याद रखिएगा कि अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है और वो संविधान के भाग 3 में है, और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व है और वो संविधान के भाग 4 में है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद हमें याद रखना है अनुच्छेद 39 क। ठीक है, अनुच्छेद 39 क, इसमें क्या बोला गया है कि सबको समान न्याय मिलना चाहिए और समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। अगर दो आदमी एक ही टाइप के काम कर रहे हैं, दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 40। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको, क्योंकि अनुच्छेद 40 ये बताता है ग्राम पंचायत के गठन के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बताया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट जाइए। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में बस इतना याद रखना है कि अनुच्छेद 48 जो है वो कृषि और पशुपालन संगठन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 48 क, ये भी इंपॉर्टेंट है। 48 और 48 का दोनों इंपॉर्टेंट है। 48 क में बताया गया है कि पर्यावरण का संरक्षण एवं वन्य जीव की रक्षा, मतलब पर्यावरण, वन्य जीव, इन सब की रक्षा करने के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 49। ठीक है, अनुच्छेद 49 ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अनुच्छेद 49 तो बोलता है ना कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण करना है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 29। ये भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 29 बहुत बार पूछा गया है। अनुच्छेद 29 ये बताता है कि अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्ग जिनकी जनसंख्या बहुत कम है, जैसे जैन, बुद्ध, सिख, ये सब, इनके हितों की रक्षा करना है। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 दोस्तों याद रखिएगा, ये भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया अनुच्छेद 52 के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों याद रखना है हमें एक और अनुच्छेद है दोस्तों जो इसमें नहीं है, वो याद रखना है आपको, अनुच्छेद 61। ठीक है, अनुच्छेद 61 दोस्तों, अनुच्छेद 61 जो है ना वो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के बारे में बताता है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 61 याद रखिएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 है दोस्तों कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। दोस्तों अनुच्छेद 64 ये बोलता है ना कि जो भी भारत के उपराष्ट्रपति होंगे वही राज्यसभा के अध्यक्ष होंगे। ठीक है, जैसे अभी कौन है राज्यसभा के अध्यक्ष? वेंकैया नायडू जी हैं, वही हमारे भारत के क्या हैं? उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 76। इसको भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानिएगा, बहुत बार पूछा जाता है कि अनुच्छेद 76 में क्या बताया गया कि महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ठीक है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, अनुच्छेद 76 बताता है हमें। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 108। देखिए अनुच्छेद 108 जो है ना ये दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताता है। मान लीजिए कि राज्यसभा और लोकसभा में किसी बिल को लेकर मतभेद है, ठीक है, तो संयुक्त अधिवेशन करके इस मतभेद को दूर किया जा सकता है। तो संयुक्त अधिवेशन जो है ना वो अनुच्छेद 108 के द्वारा बताया गया। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनुच्छेद 110 जो है ना वो धन विधेयक से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। और एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि कोई भी विधेयक जो है वो धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन लेगा? तो इसका निर्णय लेगा लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 क्या बताता है? राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा। ठीक है, भारत के बजट से संबंधित है अनुच्छेद 112। ठीक है,
तो दोस्तों जितना अनुच्छेद मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ ना, उससे बाहर एक भी अनुच्छेद आपसे किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 123। ठीक है, अनुच्छेद 123 जो है ना, ये राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के द्वारा ये अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश जारी करने का मतलब हुआ, मान लीजिए किसी भी कारण से अगर सांसद नहीं चल रहा है और जरूरी है तो राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 124। ठीक है, अनुच्छेद 124 जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में बताता है, सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में बताता है अनुच्छेद 124। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 129। ठीक है, अनुच्छेद 129 जो है ना, इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय बताया गया है। किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 129 के द्वारा। पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन कि किस अनुच्छेद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 148। ठीक है, 148 जो है ना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 213। ठीक है, तो अभी हमने जस्ट पढ़ा कि अनुच्छेद 123 जो है वो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, तो अनुच्छेद 213 जो है ना, वो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है कि राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। किसी भी कारण से अगर विधानसभा नहीं चल रहा है तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 243, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 243 ये पंचायत एवं नगर पालिका के गठन का वर्णन करता है। ठीक है, अनुच्छेद 243 जो है ये पंचायत एवं नगर पालिका के गठन का वर्णन करता है। तो दोस्तों मैंने बहुत मेहनत करके इन सारे अनुच्छेद को एक जगह जमा किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। ठीक है, आपको बहुत सारे अनुच्छेद याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस जितना अनुच्छेद मैंने इस वीडियो में बता दिया है ना, इतना याद कर लो, फिर इससे बाहर कोई भी अनुच्छेद नहीं पूछेगा। नेक्स्ट अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 263। ठीक है, 263 अनुच्छेद सीधा सा है कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 267। 267 के द्वारा ये है ना, आकस्मिक निधि बनाई जाती है संसद के द्वारा। ठीक है, 267 आकस्मिक निधि किसके द्वारा बनाई जाएगी? आकस्मिक निधि संसद के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 275। ठीक है, अनुच्छेद 275 तो यह है केंद्र द्वारा राज्यों को अनुदान, अगर केंद्र राज्यों को अनुदान देती है तो उसके बारे में वर्णन किया गया अनुच्छेद 275 में। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 280। ठीक है, अनुच्छेद 280 हमें ये बताता है कि राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष एक आयोग का गठन करेंगे जिसका नाम होगा वित्त आयोग। ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति को वित्त आयोग का गठन करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 330। तो अनुच्छेद 330 जो है ना, ये लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों का आरक्षण, ठीक है, लोकसभा में है ना आरक्षण अनुसूचित जातियों का और जनजातियों का, उसी के बारे में अनुच्छेद 330 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 331। ठीक है, अनुच्छेद 331 बस ये बताता है ना कि राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगे कि आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का लोकसभा में कुछ मनोनयन होना चाहिए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 पर्सन को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 332। ठीक है, अनुच्छेद 332 जो है ये अनुसूचित जाति और जनजाति का विधानसभा में आरक्षण के बारे में बताता है। ठीक है, 330 पढ़ा हमने कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण, और यहाँ 332 में पढ़ रहे हैं कि विधानसभा में आरक्षण किसका? अनुसूचित जाति का और जनजाति का। नेक्स्ट दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्मी में, बीएड में, अलग अलग एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन कि अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? तो ये बस इतना बताता है ना कि संघ की आधिकारिक भाषा जो होगी वो क्या होगी? हिंदी होगी। ठीक है, संघ की आधिकारिक भाषा जो होगी वो हिंदी होगी, तो अनुच्छेद 343 इसी से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 352। ठीक है, देखिए दोस्तों हमें याद रखना है 352 उसमें 4 जोड़िए, 356 उसमें भी 4 जोड़िए, 360 बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है तो याद रखिएगा। 352 राष्ट्रीय आपात, ठीक है, उसमें 4 जोड़िए। 356 राष्ट्रपति शासन। ठीक है, सबसे पहले अनुच्छेद 352 उसमें 4 जोड़ेंगे, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन,
फिर उसमें 4 जोड़िए, 360 वित्तीय आपात। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, ये 3 चीज़ हमें याद रखना है। 52, 56 और 60। राष्ट्रीय आपात से शुरू होगा, वित्तीय आपात पर ख़त्म होगा और बीच में क्या होगा, राष्ट्रपति शासन। तो इस तीनों को याद रखना है आपको। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 368, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अनुच्छेद 368। ये जो है संविधान संशोधन के बारे में बताता है। ठीक है, अनुच्छेद 367। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं लगभग 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको जीके जीएस के करवाऊंगा इस चैनल पे, ताकि आपका किसी भी एग्जाम में जीके का कोई क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है।